मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ का। मित्रों, साम्यवाद पर आधारित यह उपन्यास अपने समय का एक बेहतरीन उपन्यास तथा विश्व के लगभग सभी भाषाओं में इसका रूपांतरण हुआ है। मैं अपने वाचन के पिछले क्रम में उपन्यास माँ के भाग 24 तक का वाचन कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए उपन्यास माँ के भाग 25 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। कोई जोर जोर से कदम रखता हुआ बरसाती में आया और माँ बेटे दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे। दरवाज़ा धीरे से खुला और रिबिन अंदर आया। लो, मैं आ गया, उसने सिर उठाकर मुस्कुराते हुए कहा। नारद मुनि की तरह अपनी धुन का पक्का, कभी यहाँ जाना कभी वहाँ जाना, हर बात में अपनी टांग अड़ाना। वह रस्सी के बने हुए सैंडल, फर की झबरी टोपी और भेड़ की खाल का कोट पहने था जिस पर जगह जगह तारकोल लिपा हुआ था। उसकी पेटी में एक जोड़ा काले दास्ताने घुसे हुए थे। तुम हो कैसे? तो पावेल, उन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया? चलो अच्छा है। पेला गया निलोना तुम्हारी कैसी गुजर रही है? वह खुलकर मुस्कुरा दिया और उसके सफ़ेद दांत झलक उठे। उसका स्वर अधिक कोमल और उसकी दाढ़ी और घनी हो गई थी। माँ उसे देखकर बहुत खुश हुई और उसने आगे बढ़कर उसका बड़ा सा काला हाथ कसकर पकड़ लिया। सच कहती हूँ, उसने तारकोल की तेज प्रीतिकर गंध में एक गहरी सांस लेते हुए कहा, बहुत खुश हूं मैं तुम्हें देखकर। तुम हो असली किसान, पावेल ने रिबिन को घूरते हुए मुस्कुरा कर कहा। आगंतुक ने धीरे धीरे अपने कपड़े उतारे। हाँ, मैं फिर किसान बन गया। तुम लोग दिन ब दिन शरीफ बनते जा रहे हो और मैं दूसरी तरफ बढ़ता जा रहा हूँ। वह कमरे में इधर उधर टहल टहल कर हर चीज को गौर से देख रहा था और अपनी कमीज को लगातार नीचे खींच रहा था। किताबों के अलावा और कोई चीज तो यहाँ नई नहीं है। हो, खैर यह बताओ क्या खबरें हैं यहाँ की? वह दोनों हाथों से अपने घुटने पकड़कर टांगे फैलाकर बैठ गया। वह अपनी काली काली आंखों से पावेल के चेहरे को इस तरह देख रहा था जैसे कुछ ढूंढ रहा हो और उत्तर की प्रतीक्षा में बैठा मुस्कुरा रहा था। काम आगे बढ़ रहा है, पावेल ने कहा। हम तो जमीन जोतते हैं, फिर बीज बोते हैं और फसल तैयार होने का इंतजार करते हैं। तब हम शराब खींचते हैं और बाकी साल सोते हैं। क्यों, यही चक्कर है ना दोस्तों? रिविन ने हंसकर कहा। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है मिखाइलो इवानोविच? पावेल ने उसके सामने बैठते हुए कहा। ठीक ही चल रहा है। एगिल देवयो में रहता हूँ। नाम सुना है कभी? एगिल देवयो अच्छा खासा कस्बा है। साल में 2 मेले लगते हैं। 2000 से ऊपर आबादी है। लोग गुस्सैल हैं। उनके पास अपनी जमीन तो नहीं है, लगान पर लेते हैं और जमीन भी कुछ खास अच्छी नहीं है। मैं भी वहाँ के एक खून चूसने वाले के यहाँ काम करता हूँ। वहाँ ये खून चूसने वाले ऐसे ही हैं जैसे सड़ती हुई लाश में कीड़े बिलबिलाते हैं। कोयले को जलाकर तारकोल निकालते हैं। आमदनी तो यहाँ की चौथाई होती है, मगर काम दुगना करना पड़ता है। हम 7 आदमी काम करते हैं उसके यहाँ, उस जल्लाद के यहाँ। सब भले लोग हैं, नौजवान हैं। मेरे अलावा सब वहीं के रहने वाले हैं और सब पढ़ना लिखना जानते हैं। उनमें एफीम नाम का एक लड़का है जो इतने गर्म मिजाज का है कि समझ में नहीं आता कि उसे कैसे रास्ते पर लाऊं। तो तुम क्या उनसे बहस करते हो? पावेल ने उत्सुकता से पूछा। यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं अपनी जुबान बंद नहीं रख सकता। मैं तुम्हारे सब पर्चे अपने साथ ले गया था। कुल 34 थे, लेकिन मैं ज़्यादातर बाइबिल से ही काम लेता हूँ। बाइबिल में मसाला मिलता है
मोटी किताब है। जो कुछ उसमें लिखा है उसे कोई हिला नहीं सकता। पादरियों की सबसे ऊंची परिषद ने ही इस किताब को छापा है, इसलिए इस किताब पर आदमी एतबार कर सकता है। वह हंस दिया और पावेल की तरफ देखकर उसने आंख मारी। लेकिन इतने से काम नहीं चलता। मैं तुमसे कुछ और किताबें लेने आया हूँ। हम 2 आदमी आए हैं। एफिम को भी साथ लाया हूँ। हम लोगों को यहाँ तारपोल लेकर भेजा गया था। मैंने सोचा जरा सा रास्ता बदल कर तुमसे मिलते चलूं। एफिम के आने से पहले मुझे किताबें दे दो। उसे ज़्यादा नहीं मालूम होना चाहिए। माँ रिबिन को बड़े ध्यान से देख रही थी। उसने अनुभव किया कि रिबिन के केवल कपड़े ही पहले से भिन्न नहीं थे। उसका बर्ताव अब इतना रोबदार नहीं रह गया था। उसकी नज़रों में ज़्यादा चालाकी आ गई थी और उसकी आंखों में अब वह पहले जैसी सादगी नहीं रह गई थी। माँ, पावेल ने कहा, तुम जाकर किताबें ले आओगी? वहाँ जाना, वे लोग जानते हैं कौन सी किताबें देनी हैं। उनसे कह देना देहात भेजनी है। अच्छी बात है, माँ बोली। पानी गर्म हो जाए, बस मैं जाती हूँ। पेला गया निलोना, तुम भी इस चक्कर में फंस गई? रिबिन ने हंसकर कहा, हाँ, वहाँ बहुत से लोग किताबें पढ़ना चाहते हैं। यह सब काम वहाँ के एक मास्टर का है तो वह पादरी का बेटा, मगर लोग कहते हैं कि भला आदमी है। एक औरत भी पढ़ाने वाली है, वहाँ से 4-5 मील पर रहती है। दोनों में से कोई भी गैर कानूनी किताबें नहीं इस्तेमाल करता है। नौकरी छूट जाने से डरते हैं, मगर मुझे तो वहाँ गैर कानूनी किताबें चाहिए जिनमें खूब मिर्च मसाला होता है। मेरी दी हुई किताबें अगर दारोगा साहब या पादरी के हाथ लगीं तो उनका शक उन 2 मास्टरों को छोड़कर और किसी पर जा ही नहीं सकता। इस बीच मैं छिप जाऊंगा और फिर मौके की ताक में रहूंगा। वह खीसे निकाल कर हंसने लगा। अपनी इस चालाकी पर उसे बहुत खुशी हो रही थी। आहा, माँ ने सोचा, लगते तो हो शेर मगर हो लोमड़ी। अगर उन्हें उन मास्टरों पर शक हुआ कि वे गैर कानूनी किताबें बांटते हैं तो क्या वे उन्हें जेल भेज देंगे? पावेल ने पूछा। जरूर भेज देंगे, रिबिन ने उत्तर दिया। मगर इससे क्या होता है? मगर कसूर तो तुम्हारा होगा, उनका नहीं। जेल जाना चाहिए तुम्हें। तुम भी अजीब आदमी हो, रिबिन ने हंसते हुए अपने घुटने पर जोर से हाथ मारकर कहा। मुझ पर किसी को शक होगा ही नहीं। किसानों का इन सब चीज़ों से क्या मतलब? किताबों का काम तो पढ़े लिखे शरीफ लोगों का है और वहीं उनके लिए जवाबदेह हैं। माँ को ऐसा लगा कि पावेल की समझ में रिबिन की बात नहीं आ रही है। माँ ने देखा कि उसके बेटे की आंखें सिकुड़ गई हैं, जिसका मतलब था कि उसे गुस्सा आ रहा है। मिखाइलो इवानविच काम तो खुद करना चाहता है, मगर उसकी जिम्मेदारी दूसरों पर डालना चाहता है। माँ ने सतर्कता और दबी जबान से कहा, यही बात है। रिबिन ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, फिलहाल। अच्छा माँ, पावेल ने रुखाई से कहा, मान लो हमारा कोई आदमी, जैसे अंद्रई को ही ले लो, कोई काम करके मुझे आगे कर दे और खुद पीछे छिप जाए और मुझे जेल भेज दिया जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? माँ एकदम चौंक पड़ी और अपने बेटे को आश्चर्य से देखने लगी। कोई आदमी अपने साथी को ऐसे धोखा कैसे दे सकता है? उसने अपना सिर हिलाते हुए पूछा। हूँ, रिबिन ने अपनी आवाज़ चीखते हुए कहा। पावेल, मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहते हो। यह कहकर उसने माँ की तरफ व्यंग से देखते हुए आंख मारी। माँ, यह बड़ा टेढ़ा मामला है, उसने कहा और फिर पावेल की तरफ मुड़कर वह उपदेशकों के स्वर में बोला, भाई, तुम बिल्कुल बच्चों की तरह सोचते हो। खुफिया काम करने चले हो तो फिर ईमानदार बने रहने की फिक्र नहीं कर सकते। तुम ही सोचो, सबसे पहले तो वह आदमी जेल में बंद कर दिया जाएगा जिसके पास किताब पकड़ी जाएगी। मास्टरों की बारी तो बाद में आएगी। यह तो है पहली बात। दूसरी बात यह कि माना वह मास्टर और मास्टरनी सिर्फ कानूनी किताबें ही इस्तेमाल करते हैं, मगर बात तो यह भी वही सिखाते हैं। बस लफ्ज़ों का हेर फेर है। उनके लफ्ज़ों में कम सच्चाई है। सब बातों का निचोड़ यह है कि वे भी वही बात कहते हैं जो मैं कहता हूँ, लेकिन वे गली से होकर जाते हैं
और मैं बड़ी सड़क पर सीधा चलता हूँ। मालिकों की नज़र में कसूर हम दोनों का ही है कि नहीं? तीसरी बात यह है कि भाई मुझे उनकी रत्ती भर भी परवाह नहीं है। पैदल, फौज और घुड़सवारों में कभी दोस्ती नहीं हो सकती। मुमकिन है कि मैं किसी किसान के साथ ऐसा ना करूं, लेकिन उनके साथ उनमें एक पादरी का बेटा है और दूसरी एक अमीर जमींदार की बेटी है। आखिर वे लोगों को क्यों भड़काते हैं? यह मुझ जैसे किसान का काम नहीं है कि उनके मन का हाल मालूम करूं। मैं यह जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, मगर मुझे इसका कुछ भी पता नहीं है कि वे क्या चाहते हैं। हजारों साल तक ये पैसे वाले लोग वही करते रहे जिसकी उनसे उम्मीद थी। हम किसानों की खाल खींचते रहे। अब एकाएक न जाने क्यों वे सोकर जागे हैं और अपने ही हाथों से किसानों की आंखों पर बंधी हुई पट्टी खोल रहे हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो परियों के किस्सों पर यकीन करते हैं, और यह भी बिल्कुल परियों का किस्सा है। मेरे और इन पैसे वाले लोगों के बीच जमीन आसमान का अंतर है। जाड़े में कभी कभी तुमने देखा होगा कि घोड़े पर सवार होकर खेतों को पार करते हुए एकाएक सड़क के पार बहुत दूर आगे कोई चीज चमक जाती है। वह क्या चीज होती है? भेड़िया या लोमड़ी या कुत्ता? बता नहीं सकते। हमारे उसके बीच फासला बहुत होता है। माँ ने कनखियों से अपने बेटे को देखा। वह बहुत उदास था। रिबिन बड़े निश्चिंत भाव से पावेल को देख रहा था और अपनी दाढ़ी में उंगलियां फेर रहा था। उसकी आंखों में एक अशुभ सूचक चमक थी। भल मनसाहत का ख्याल रखने का वक्त ही कहाँ है? वह कहता रहा, जिंदगी बहुत कठिन है। कुत्तों का झुंड और भेड़ों का रेवण एक ही चीज नहीं होते। हर कुत्ता अलग ही भौंकता है। ऐसे भी पैसे वाले लोग होते हैं जो आम लोगों की खातिर अपनी जान तक दे देते हैं। माँ ने कहा। वह कुछ चिर परिचित लोगों के बारे में सोच रही थी। सारी उम्र जेलों में काट देते हैं। उनकी बात ही निराली होती है। रिबिन ने उत्तर दिया, किसान अमीर होकर पैसे वाले बन जाते हैं और पैसे वाले गरीब होकर गिरते गिरते किसान बन जाते हैं। मजबूरी किसी को भी संत बना सकती है। पावेल, तुम्हें याद है तुमने यह बात मुझे किस तरह समझाई थी? आदमी क्या सोचता है, इसका फैसला इस बात से होता है कि वह कैसी जिंदगी बसर करता है। असल बात तो यही है। अगर मजदूर कहता है हाँ तो उसका मालिक कहता है नहीं। अगर मजदूर कहता है नहीं तो उसका मालिक कहता है हाँ। यह उनका स्वभाव है। बस किसान और जमींदार में यही फर्क है। अगर किसान को भरपेट खाने को मिलने लगे तो उसे देखकर जमींदार का जी जलता है। खैर, हरामजादे तो हर वर्ग के लोगों में होते हैं। मैं हर किसान का पक्ष नहीं लेता। वह उठकर खड़ा हो गया, देखने में मजबूत और भयानक। उसकी दाढ़ी इस तरह हिल रही थी मानो उसने अपने दांत कसकर भींच रखे हों। 5 साल तक मैं कारखाने कारखाने भटकता रहा, बिल्कुल भूल ही गया कि गांव क्या होता है। वह नीची आवाज में कहता गया। आखिरकार जब मैं देहात वापस गया तो मुझे मालूम हुआ कि अब मैं उस तरह नहीं रह सकता। समझे? रह ही नहीं सकता। यहाँ रहते हुए तुम्हें मालूम ही नहीं होता कि क्या अन्याय हो रहा है। वहाँ भूख लोगों के साथ उनकी परछाई की तरह लगी रहती है और खाना मिलने की कोई आशा नहीं होती। बिल्कुल नहीं। भूख लोगों की आत्मा को खा जाती है। उनके चेहरे पर से इंसानियत का नामो निशान तक मिटा देती है। वे जिंदा नहीं रहते। वे तो बस उम्र भर मुफलिस रहते हैं। सरकारी हाकिम उन्हें गिद्धों की तरह ताकते रहते हैं कि कहीं वे कुछ ज़्यादा नौ पा जाए। अगर कभी वे किसी किसान के पास कोई चीज़ देखते हैं तो उसके मुंह पर एक थप्पड़ रसीद करके उसे छीन लेते हैं। रिबिन ने इधर उधर नजर दौड़ाई, फिर मेज के सहारे पावेल की तरफ झुककर बोला। फिर उस जिंदगी में पहुंचकर मेरा जीना जाने क्यों उचाट होने लगा। मैंने सोचा कि मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। जब मैंने अपने मन में कहा, तुम्हें जी कड़ा करके सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। तुम उन्हें पेट भर रोटी न दिला सको, मगर कुछ न कुछ खिचड़ी तो पका ही सकते हो। और यह सोचकर मैं वही टिक गया। मेरे दिल में जो शिकायतें थीं उनसे मेरा दिल फटा जा रहा था। शिकायतें तो अभी तक मेरे दिल में बनी हुई हैं, जैसे कोई खंजर चुभा हो। धीरे धीरे वह पावेल के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो गया।
उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और उसका हाथ कांप रहा था। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे किताबें दो, ऐसी किताबें जिन्हें पढ़कर आदमी फिर चैन से न बैठ सके। मैं चाहता हूं उनकी खोपड़ी के अंदर एक स्याही बिठा दी जाए जो अपने तेज कांटों से उनके दिमाग को हमेशा कुरेदती रहे। जो शहर वाले लोग तुम्हारे लिए किताबें लिखते हैं, उनसे कह दो कि गांव के लिए भी किताबें लिखा करें। इस तरह लिखें कि एक एक लफ्ज में अंगारे भर दें, ताकि लोग किसी उद्देश्य के लिए मरना सीखें। वह हाथ उठाकर एक एक शब्द को अलग अलग और साफ साफ बोल रहा था। मौत से मौत ही निपट सकती है। दूसरे शब्दों में, लोगों को जिंदा करने के लिए हमें मरना होगा। हम में से हजारों लोगों को इसलिए अपनी जान देनी पड़ेगी कि पृथ्वी पर रहने वाले करोड़ों लोग जिंदा रह सकें। असली बात यही है, दूसरों को जिंदा करने के लिए मरना आसान है, बस अगर लोग उठ खड़े हों। माँ समवार लेकर अंदर आई और रिबिन को उसने कनखियों से देखा। उसे ऐसा लग रहा था कि वह उसके शब्दों के बोझ और शक्ति से दबी जा रही है। उसमें कोई ऐसी बात थी जो उसे अपने पति की याद दिलाती थी। उसका पति भी इसी तरह दांत निकालकर और आस्तीनें चढ़ाकर बातें करता था, और वह भी गुस्से में इसी तरह बेचैन हो उठता था। वह बेचैन तो जरूर होता था, पर इसे बेचैनी के शब्दों में व्यक्त नहीं करता था, जबकि यह आदमी अपनी भावनाओं को व्यक्त भी करता है, इसीलिए वह कम भयानक लगता था। हमें यह जरूर करना चाहिए, पावेल ने सिर हिलाते हुए कहा। तुम हमें खबरें भेजो, हम तुम्हारे लिए अखबार छापेंगे। माँ ने मुस्कुराकर अपने बेटे को देखा और सिर हिलाने लगी। फिर एक शब्द भी कहे बिना वह कपड़े बदलकर घर के बाहर चली गई। अच्छी बात है, हम तुम्हें मसाला भेजेंगे। इतनी आसान जबान में लिखना कि बुद्धू भी समझ जाए, रिबिन ने ऊंचे स्वर में कहा। रसोई का दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। एफीम है, रिबिन ने रसोई में झांकते हुए कहा। यहाँ आ जाओ एफीम, या पावेल है। मैंने तुम्हें बताया था ना इसके बारे में। पावेल के सामने एक लंबा सा भूरे बालों और चौड़े चकले चेहरे वाला लड़का भेड़ की खाल का छोटा सा कोट पहने अपनी टोपी हाथ में लिए खड़ा था और भौवें नीची किए उसे देख रहा था। देखने में वह बहुत बलिष्ठ लगता था। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, उसने भारी आवाज में कहा और हाथ मिला चुकने के बाद अपने खड़े बालों में उंगलियां फेरने लगा। कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए उसकी निगाह किताबों पर पड़ी और वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। पड़ गई नजर, रिबिन ने पावेल को आंख मारते हुए कहा। एफीम मुड़ा, उसने रिबिन की ओर देखा और फिर किताबों का निरीक्षण करने लगा। कितनी सारी किताबें हैं, उसने पुलकित होकर कहा। तुम्हें तो इन्हें पढ़ने का समय भी नहीं मिलता होगा। अगर तुम गांव में रहते तो तुम्हें इसके लिए ज़्यादा वक्त मिलता, मगर पढ़ने को जी कम चाहता है, क्यों? पावेल ने प्रश्न किया। अरे नहीं, जी भी बहुत चाहता है, लड़के ने अपनी ठोड़ी थपथपाते हुए कहा। लोग अपनी अकल इस्तेमाल करने लगे हैं। भूगर्भ शास्त्र यह क्या होता है? पावेल ने उसे समझाया। यह हमारे काम की नहीं, लड़के ने किताब अलमारी में वापस रखते हुए कहा। किसान को इससे कोई मतलब नहीं कि पृथ्वी कैसे बनी, रिबिन ने जोर से निश्वास छोड़ते हुए कहा। उसे तो इसमें दिलचस्पी होती है कि जमीन को टुकड़े टुकड़े करके बांटा कैसे गया। जमींदारों ने उसकी आंखों में धूल झोंक कर उसकी जमीन कैसे हथिया ली। उसे क्या फर्क पड़ता है कि जमीन घूमती है या एक जगह टिकी रहती है। जब तक किसान को जमीन से अपनी रोटी मिलती है, तब तक चाहे वह रस्सी से लटकी हो या कील से कहीं जड़ी हो, उसकी बला से। दास प्रथा का इतिहास। एफिम ने एक किताब का नाम पढ़ा। क्या यह हम लोगों के बारे में है? नहीं, लेकिन भूदास प्रथा के बारे में भी है। पावेल ने उसे एक दूसरी किताब देते हुए कहा। एफिम ने किताब लेकर उसे उलट पुलट कर देखा। यह तो पुराने जमाने की बात है। उसने किताब को नीचे रखते हुए उदासीन भाव से कहा। क्या तुम्हारे पास अपनी जमीन है? पावेल ने पूछा। है क्यों नहीं, मेरे और मेरे दो भाइयों के पास मिलाकर कोई 5 हेक्टेयर जमीन है, मगर सब रेतीली हैं। बर्तन मांजने के लिए तो अच्छी हैं, पर खेती ये काम की नहीं है। वह एक क्षण के लिए रुका। मगर जमीन तो मैंने छोड़ दी है, उसका फायदा ही क्या?
खाने को उससे मिलता नहीं। बेगार में आदमी बंधा रहता है। मैं तो 4 साल से दूसरों के खेतों पर मजदूरी करता हूँ। अब की जाड़े में फौज में भर्ती होना है। मगर मिखाइलो चाचा कहते हैं कि हाजिर ही न हो। वह कहते हैं कि आजकल सिपाहियों को आम जनता को मारने के लिए भेजा जाता है। मगर मैं सोचता हूँ कि मैं भर्ती हो ही जाऊंगा। स्टेपान राजिन और पुगाचो के ज़माने में भी तो सिपाही आम लोगों को ही मारते थे। अब वक्त आ गया है कि इस सारे किस्से को ख़त्म कर दिया जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने पावेल की तरफ देख कर पूछा। हाँ, वक्त तो आ गया है, पावेल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। मगर यह इतना आसान नहीं है। हमें यह मालूम होना चाहिए कि सिपाहियों से क्या कहा जाए और कैसे कहा जाए। हम सीख लेंगे, एफिम बोला। मगर अफसरों को पता लग गया तो तुम्हें वे गोली मार देंगे। पावेल ने एफिम को उत्सुकता भरी दृष्टि से देखते हुए कहा। उनसे ज़्यादा दया की उम्मीद तो नहीं की जा सकती। लड़के ने शांत भाव से अपनी सहमति प्रकट की और फिर किताबें देखने लगा। एफिम, चाय पी लो, रिबिन ने कहा। हमें जल्दी जाना है। अच्छा, क्या क्रांति और विद्रोह एक ही चीज़ होती है? इतने में अंद्रेई अंदर आया। नहाने के बाद वह लाल हो गया था और हमाम की भाप की गर्मी अब तक उसमें बाकी थी। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उसने कुछ कहे बिना एफिम से हाथ मिलाया और रेबिन के पास बैठकर उसे सिर से पांव तक देखा और तनिक मुस्कुराया। तुम खुश नजर नहीं आ रहे हो, ऐसा क्यों? रेबिन ने उसके घुटने पर हाथ मारते हुए कहा। ऐसे ही, उक्रेनी ने जवाब दिया। यह भी मजदूर है? एफिम ने अंद्रेई की ओर सिर से संकेत करते हुए पूछा। हाँ, अंद्रेई ने कहा। तो क्या हुआ? इसने पहले कभी कारखाने के मजदूर नहीं देखे हैं, रेबिन ने समझाते हुए कहा। इसलिए इसे वे दूसरे लोगों से अलग मालूम होते हैं। हम दूसरों से अलग किस तरह हैं? पावेल ने पूछा। तुम लोगों की हड्डियां ज़्यादा उभरी हुई होती हैं, एफिम ने अंद्रेई को बड़े ध्यान से देखने के बाद कहा। किसान की हड्डियां गोलाई लिए हुए होती हैं। किसान अपने पांव पर खड़ा भी ज़्यादा मजबूती से रहता है, रिबिन ने जोर देते हुए कहा। उसे अपने पांव तले की जमीन का आभास रहता है। वह अपनी भले ही न हो, वह उसे जमीन को महसूस करता है। मगर कारखाने का मजदूर चिड़िया की तरह होता है, न अपनी कोई जमीन, न अपना घर। आज यहाँ कल वहाँ। औरत भी उसे एक जगह बांध कर नहीं रख सकती। जो ही कुछ गड़बड़ होता है वह उसे छोड़ देता है और उससे बेहतर की तलाश में निकल पड़ता है। मगर किसान चीज़ों से नाता तोड़े बिना ही उन्हें सुधारने की कोशिश करता है। लो, तुम्हारी माँ वापस आ गई। मुझे अपनी किताब पढ़ने को दोगे? एफिम ने पावेल के निकट आकर कहा। दूंगा क्यों नहीं, पावेल ने कहा। लड़के की आंखों में उत्सुकता की चमक आ गई। मैं वापस लौटा दूंगा, उसने जल्दी से पावेल को आश्वासन दिया। हमारे यहाँ से लोग तारकोल लेकर इधर आते रहते हैं, उन्हीं के हाथ भेज दूंगा। अब चलें, रिबिन ने कहा। वह भेड़ की खाल का कोट पहनकर तैयार हो गया था और पेटी कस रहा था। इसे पढ़ने में मजा आएगा, एफिम ने किताब ऊपर उठाकर बतीसी खोलकर मुस्कुराते हुए कहा। जब वे चले गए तो पावेल बड़े उत्साह के साथ आंद्रेई की तरफ मुड़ा। क्या ख्याल है तुम्हारा इनके बारे में? उसने पूछा। हाँ, उक्रेनी ने आवाज़ खींची। तूफान के बादल हैं। मिखाइलो, माँ बोली। मालूम होता है जैसे उसने कारखाने में कभी काम किया ही नहीं है। बिल्कुल किसान हो गया है। सो भी कैसा भयानक। बड़ा बुरा हुआ कि जब ये लोग आए थे तब तुम यहाँ नहीं थे, पावेल ने अंद्रेई से कहा, जो मेज के किनारे बैठा हुआ अपने चाय के गिलास को घूर रहा था। तुम हमेशा इंसानियत से भरे हुए दिल की बातें करते रहते हो। इन दोनों के दिलों में झांक कर देखते, रिबिन को देखकर मैं तो दंग रह गया। मैं उससे बहस भी न कर सका। उसे इंसानों पर कोई विश्वास है ही नहीं और वह उनकी कोई कदर नहीं करता। माँ ठीक ही कहती थी कि उसमें कोई बड़ी भयानक बात है। यह तो मैंने भी देखा, उक्रेनी ने उचाट स्वर में कहा। शासकों ने लोगों के दिमागों को जहरीला बना दिया है। जब जनता जाग उठेगी तब वह हर चीज को ढा देगी। उसे तो बस साफ जमीन चाहिए। अगर वह साफ नहीं होगी
तो जनता उसे साफ कर देगी। वह हर चीज को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। वह बहुत धीरे धीरे बोल रहा था और यह स्पष्ट था कि वह किसी और ही बात के बारे में सोच रहा था। माँ ने हाथ आगे बढ़ाकर उससे बड़े प्यार से कहा, अंद्रेई, अपना जी शांत करो। माँ, जरा ठहरो, उसने शांत भाव से बड़े प्यार के साथ कहा। फिर वह सहसा भड़क उठा और मेज पर मुक्का मारकर बोला, पावेल, यह सच बात है। एक बार जहां किसान अपने पांव पर खड़ा हो गया, वह जमीन को बिल्कुल साफ कर देगा। वह हर चीज को जला देगा, जैसे ताउन के बाद चीजें जलाई जाती हैं। और उसने जो मुसीबतें सही हैं उनका एक एक निशान मिटा देगा और फिर वह हमारी राह रोककर खड़ा हो जाएगा। पावेल ने बहुत धीमे से अपना मत प्रकट किया। यह तो हमारा काम है कि हम ऐसा न करने दें। यह तो हमें देखना है कि उसे काबू में रखें। उससे जितना निकट हम लोग हैं उतना कोई और नहीं है। वह हम पर विश्वास करेगा और हमारे पीछे पीछे चलेगा। रिबिन ने मुझसे गांव के लिए एक अखबार निकालने को कहा है। पावेल ने कहा, इसी की तो जरूरत है। बुरा हुआ कि मैंने उससे बहस नहीं की। पावेल ने धीरे से हंसकर कहा, अभी वक्त है। उक्रेनी ने बालों में उंगली फेरते हुए शांत भाव से कहा, अपनी धुन छेड़े रहो और जिन लोगों के पांव जमीन में गड़े नहीं हैं वे तुम्हारी धुन पर जरूर नाचेंगे। रिबिन ठीक ही कहता था कि हम अपने पांव के नीचे की जमीन महसूस नहीं करते और हमें करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसी जमीन को तो हिलाकर रख देना हमारा काम है। हम एक बार इसे हिलाएंगे तो लोग इससे अलग हो जाएंगे और जब हम इसे दोबारा हिलाएंगे तो वे आज़ाद हो जाएंगे। अंद्रेई, तुम्हें हर चीज आसान मालूम होती है, मां ने मुस्कुराते हुए कहा। आसान तो है ही, उक्रेनी ने कहा, उतनी ही आसान जितनी जिंदगी है। कुछ देर बाद वह बोला, मैं जरा बाहर खेतों में टहलने जा रहा हूं। नहा कर? हवा चल रही है, सर्दी लग जाएगी। मां ने उसे सचेत करते हुए कहा। मुझे हवा की जरूरत भी है, उसने उत्तर दिया। सर्दी न खा जाना, पावेल ने बड़े प्यार से कहा। मेरे ख्याल से तो तुम सो लो तो अच्छा है। नहीं, मैं जा रहा हूं। उसने कपड़े पहने और कुछ कहे बिना ही चला गया। वह बहुत दुखी है, मां ने आह भर कर कहा। मालूम होता है उस बात के बाद से तुम उससे और भी ज्यादा प्यार करने लगी हो। पावेल ने कहा, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। मां ने आश्चर्य से देखा। सच? मुझे तो मालूम नहीं हुआ। मैं उसे इतना प्यार करती हूं कि बता नहीं सकती। मां, तुम्हारा हृदय बहुत उदार है। पा पावेल ने कोमल स्वर में कहा। मैं तो यही चाहती हूं कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के किसी काम आ सकूं। काश मैं यह कर सकती। घबराओ नहीं, सीख जाओगी। घबराऊं नहीं, यही मैं कर नहीं पाती, उसने धीरे से हंसकर कहा। मां, छोड़ो भी इन बातों को, मगर एक बात याद रखना, मैं तुम्हारा बहुत बहुत एहसान मानता हूं। वह रसोई में चली गई कि पावेल कहीं उसके आंसू न देख ले। उक्रेनी बहुत देर से घर लौटा और आते ही लेट गया। कम से कम 6-7 मील चला होऊंगा, उसने कहा। कुछ फायदा हुआ? पावेल ने पूछा। छोड़ो भी इस बात को, मैं तो सोता हूं। इसके बाद वह एक शब्द भी न बोला। कुछ देर बाद वेसुच को अंदर आया, फटे हाल, गंदा और हमेशा की तरह भन्नाया हुआ। कुछ सुना तुमने कि ईसाई को किसने मारा था? उसने बड़े भद्दे ढंग से टहलते हुए पावेल से पूछा। नहीं तो, पावेल ने संक्षिप्त उत्तर दिया। आखिर ऐसा आदमी भी सामने आ ही गया जिसे यह काम करते हुए घिन नहीं आई। मैं तो खुद ही उसे मारने के फेर में था। बुरा हुआ कि मेरे हाथों नहीं मरा। इस काम के लिए मुझसे अच्छा कोई आदमी था ही नहीं। निकोलाई, ऐसी बातें मत कहो, पावेल ने मित्रता के भाव से कहा। बिल्कुल ठीक कहते हो तुम, मां ने बड़े प्यार से कहा। जब आदमी का कलेजा मोम जैसा मुलायम हो तो फिर वह शेर की तरह गरजे क्यों? आखिर क्यों? आज रात निकोलोई को देखकर वह खुश थी। उसका चेचक के दागों से भरा हुआ चेहरा भी उससे ज्यादा आकर्षक मालूम हो रहा था। मैं तो बस इसी काम के लिए ही ठीक हूं, निकोलाई ने अपने कंधे बिचकाते हुए कहा।
मैं सोचता रहता हूँ कि मैं क्या काम कर सकता हूँ। कुछ भी नहीं। इन सब कामों में लोगों से बातें करनी पड़ती हैं और मुझे बातें करना भी नहीं आता। मैं देखता हूँ कि दुनिया में क्या हो रहा है। मैं देखता हूँ कि लोगों के साथ कैसा अन्याय होता है, पर मैं उसे बयान नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल जंगली हूँ, बात तक करनी नहीं आती। वह पावेल के पास चला गया और आंखें झुकाए मेज में उंगलियां गड़ाता रहा, और फिर उसने बच्चों जैसे विनीत स्वर में कहा, जो उसके हमेशा के स्वर से बिल्कुल भिन्न था। मित्रों, मुझे कोई मुश्किल काम दो। मैं इस तरह जिंदा नहीं रह सकता। तुम सब लोग अपने अपने काम में फंसे हो और मैं देखता हूँ कि काम किस तरह दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। बस लकड़ी के कुंदे और तख्ते ढोता रहता हूँ। कोई भी तो चीज नहीं है जिसके लिए मैं जिंदा रहूं। मुझे कोई कठिन काम दो। पावेल ने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। काम देंगे तुम्हें, उसने कहा। ओट के पीछे से उक्रेनी की आवाज आई। मैं तुम्हें टाइप बिठाने का काम सिखा दूंगा। निकोलाई, कहो कैसा है यह काम। निकोलाई उसके पास चला गया। अगर तुम इतना कर दो तो मैं तुम्हें अपना चाकू भेंट कर दूंगा, उसने कहा। भाड़ में जाए तुम्हारा चाकू, उक्रेनी ने ठट्ठा मारकर हंसते हुए ऊंचे स्वर में कहा। बड़ा अच्छा चाकू है। निकोलाई अपनी बात पर अड़ा रहा। पावेल भी हंसने लगा। मुझ पर हंस रहे हो? निकोलाई ने कमरे के बीचों बीच रुक कर पूछा। और किस पर हंस रहे हैं? उक्रेनी ने उछलकर चारपाई से उठते हुए कहा। बात सुनो, आओ बाहर टहलने चलें। आज चांद भी निकला है। चलते हो? अच्छी बात है, पावेल ने कहा। मैं भी चलता हूँ, निकोलाई ने कहा। मुझे उक्रेनी की हंसी बहुत पसंद है और मुझे तुम्हारा भेंट देने का वादा करना बहुत अच्छा लगता है, उक्रेनी ने खिसियाकर हंसते हुए कहा। वह कपड़े पहनने के लिए रसोई घर में चला गया। कोई गर्म कपड़ा पहन लेना, माँ ने आग्रह किया। जब वे तीनों चले गए तो माँ थोड़ी देर तक खिड़की पर खड़ी उन्हें देखती रही और फिर देव प्रतिमा की ओर मुड़ी। हे भगवान, उन पर दया करना, उनकी रक्षा करना, उसने बुदबुदा कर कहा। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ के भाग 25 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास माँ के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।